कि हमने ऐसा ऐसा या अभी तक सुना सुना हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें हमने की हुई कि हमें और उसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हम उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। और और तन्वी, आस्था, ईश्वरी, और कुछ जो आपको पता है जो आप मुझसे शेयर करना चाहोगे? डाटा प्लस फंक्शंस। डेटा प्लस फंक्शंस, ओके। और बोलो बोलो, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हो आप, बताइए ईश्वरी। और कुछ है? हाँ तन्वी, बोलो बोलो। क्या होता है और कुछ पता है आपको ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के बारे में? एक टर्म होती है सर, पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ हाँ हाँ। वो भी हाँ होती है। और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन भी। ओके, वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्शन होता है, वेरी गुड। बहुत अच्छे। ओके, देखो, अब क्या करते हैं हम। सबसे पहले देखो गाइस, जब जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं ना, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं ना, सी, एक मिनट, हाँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मानी जाती है। आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, यस सर। वो मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस माने जाते हैं। क्योंकि अगर आप इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और आईटी और सीएसई बैकग्राउंड, ओके, तो आपको सी तो पढ़ाया पढ़ाया जाता है। दैट इज मैंडेटरी थिंग। आपको आपका स्टार्ट ही होता है सी से। मे बी आप अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो पहले, तो हो सकता है आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाए, ओके। बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सबसे पहले लैंग्वेज बनाई गई थी, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, मे बी। क्योंकि इससे पहले जो लैंग्वेजेस बन रही थी ना, उसमें कुछ समझने लायक नहीं था। यानी अगर आप असेंबली लेवल कोड देखोगे, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी बहुत मुश्किल था उसमें कोड करना, है ना। असेंबली लैंग्वेज में भी कोड करना बहुत ही मुश्किल था। तो सी लैंग्वेज बनाएगी, और सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। फिर इनके सी लैंग्वेज को रेफरेंस को पकड़ के फिर बाकी के लैंग्वेजेस बनाई गई है, ओके, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। सी लैंग्वेज को रेफरेंस में पकड़ के, क्योंकि सी लैंग्वेज जब बनाई थी, उसी को रेफरेंस में पकड़ के बाकी की लैंग्वेजेस ने अपने अपने लैंग्वेज बाकी के और लैंग्वेजेस पे रिसर्च हुई, बनाई गई। सी लैंग्वेज में कुछ बुरी चीज भी थी, उनको भी काउंटर करने के लिए कुछ कोई लैंग्वेजेस ने बोला कि ये चीजें सी लैंग्वेजेस में प्रॉब्लमेटिक है। जैसे एक जैसे एक मशीन डिपेंडेंसी का एक इश्यू आता है सी के अंदर, जो कि हमने देखा है ना ईश्वरी, है ना, है ना। मशीन हाँ सर। डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो कई लैंग्वेजेस ने बोला कि हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम बोलते हैं पॉप, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड तरीका फॉलो करती है प्रोग्रामिंग के लिए। इसका मतलब जब भी हम बोलते हैं कि वे ऑफ प्रोग्रामिंग, वे ऑफ प्रोग्रामिंग, पीएल का मतलब प्रोग्रामिंग लिखता हूँ, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, वे ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। वे ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब है कि क्या क्या तरीके होते हैं, क्या 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 कितने तरीके होते हैं हमारे पास में कोड को लिखने के लिए। तरीके यानी एक एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, जिसको इसको रेफरेंस पकड़ के हम कोड लिख सकते हैं। एक फॉर्मेट होता है, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वे ऑफ प्रोग्रामिंग में एक्चुअली हमारे पास में दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, दो तरीके के प्रोग्रामिंग तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है पॉप। कौन सा होता है? पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने नाम सुना है प्रोसीजर ओरिएंटेड? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पीएल का मतलब प्रोग्रामिंग, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास में दो तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, ओके। पहला होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कौन फॉलो करती है?
तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करती है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ आया? ठीक है। हाँ सर। दूसरा होता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तरीका है, इट्स अ वे ऑफ राइटिंग अ कोड। ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास में oops, so ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ऑब्जेक्ट oops को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। oops, ओके। तो दूसरा तरीका होता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा तरीका होता है वे ऑफ राइटिंग कोड विच इज oops। अब दोनों में क्या तरीके हैं? क्यों हमें प्रोसीजर से ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट होना पड़ा है? क्योंकि सबसे पहले जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एज वी से इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो प्रोसीजरल तरीका ही आया होगा ना, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट तरीका आ गया? नहीं, सबसे पहले तो कौन सा तरीका आया? प्रोसीजरल, क्योंकि प्रोसीजरल कौन फॉलो करता है? सी। सी सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, तो इसका मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तरीका जो है, वे ऑफ प्रोग्रामिंग, ये सबसे पहले आया था। ठीक है। बाद में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है वो भी हम देखेंगे। बट प्रोसीजरल ओरिएंटेड क्या होती है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड में हम प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं? प्रोग्रामिंग तो करते हैं, बट कुछ ना कोई तरीका फॉलो करते हैं, कुछ पैटर्न्स फॉलो करते हैं। ओके। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने का एक बहुत ही इजी इजी एग्जांपल है। सपोज ये हमारा कोड एडिटर है। ओके, लेट्स राइट इट इज माय कोड एडिटर। ठीक है। अब इस कोड एडिटर के अंदर मैंने 10 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। आई हैव रिटन द 10 लाइन ऑफ कोड विच इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सो आई हैव रिटन द 10 लाइन ऑफ कोड। अब इसमें कुछ भी लिखा हुआ है मैंने, डजंट मैटर गाइस। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ओके। तो प्रोसीजरल को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो प्रोग्राम होता है ना, हमारा प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम होता है ना, वो टॉप टू बॉटम, ओके, टॉप टू बॉटम वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। ओके, वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। So our program will be executed from top to bottom one by one. Okay, one by one execute होता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन नंबर 3, फिर 4, ये सिक्वेंसली एक के बाद में एक के बाद में एक, टॉप टू बॉटम अपने आप एग्जीक्यूट होता है। यानी इसका अप्रोच क्या होता है? ये टॉप से बॉटम तक सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होता है। ये बात में समझ में आ गया गाइस? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये होता है पहला। अब देखो, हम ये जो लाइन लिखते हैं ना, ये जो हम मैंने बोला लाइन नंबर 1 पे कुछ लिखा है, लाइन नंबर 2 पे कुछ लिखा है, ये सारे फंक्शंस होते हैं। सो इन इन सी वी हैव ओनली फंक्शंस। तो ये यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे भी 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 फंक्शन है। हाँ, सारे हम वी ओनली राइट फंक्शंस। हमारे पास में कोई क्लास नहीं होता, वी हैव ओनली फंक्शंस। ठीक है। अब देखो, जब भी हम ऐसे पहला तो क्या होगा? प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है? पहला पहला जो सारे हम हमारा जो कोड है वो टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है हमारा कोड? टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होता है। अब मुझे बताओ, जो हमारा फंक्शन होता है, जो हमारा फंक्शन होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ। सेकंड, सपोज मैंने फंक्शन लिखा यूजर इन्फो, ऐसा नाम का एक फंक्शन लिख दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये फंक्शन जो है, इसके पास में डेटा होगा कि नहीं? इट विल हैव अ डेटा, राइट? इट विल हैव सम काइंड ऑफ डेटा इनसाइड इट, है कि नहीं ईश्वरी? ऐसा फंक्शंस के पास में डेटा तो होता यस ही सर। है ना? ठीक है। ये जो डेटा होता है ना फंक्शंस के अंदर, ये जो डेटा होता है ना फंक्शंस के अंदर, ये ग्लोबली अवेलेबल होता है। ओके, ये क्या होता है? ग्लोबली अवेलेबल। ओके, सॉरी गाइस। ये ग्लोबल अवेलेबल होता है। अब ये ग्लोबल अवेलेबल का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल अवेलेबल?
ग्लोबल अवेलेबल का मतलब ऐसा समझो कि कोई भी उसे एक्सेस करता है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। एनीवन कैन एक्सेस दैट डेटा, एनीवन कैन एक्सेस दैट डेटा। ठीक है, ये डेटा जो है ना ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मुझे बताओ, अगर पर्टिकुलर डेटा कोई भी अगर एक्सेस कर सकता है तो क्या उसकी सिक्योरिटी अच्छी है? क्या वो अच्छा क्या ये अच्छी चीज है कि कोई भी इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकता है? ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। हम हमारे प्रोग्राम के अंदर डेटा की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट वी फोकस ऑन ऑल्सो, कोड तो लिखते ही है, बट उस कोड में जो हम डेटा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसके सिक्योरिटी के भी ऊपर हम थोड़ा फोकस करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक्सेसिबल ना हो। यहाँ पे जब फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो हमारा डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है। एनीवन कैन एक्सेस दिस डेटा बिकॉज इट इज ग्लोबली अवेलेबल। ग्लोबल ग्लोबल मतलब क्या होता है? कोई भी कहीं किसी के लिए भी वो अवेलेबल है। समझ में आ रहा है बात? बताइए। एनीवन कैन एक्सेस दैट डेटा। इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस, दैट मच इज गेटिंग क्लियर। यस सर। फंक्शंस के अंदर जो डेटा होता है वो ग्लोबली अवेलेबल होता है। ग्लोबली का मतलब क्या है? कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। एनीवन कैन एक्सेस दैट डेटा। इट इज वेरी बैड, वेरी बैड। इफ यू विल सी at the in terms of security, it is a worst thing that could happen is that anyone can access our data. That is very bad. तीसरा क्या होता है? जो फंक्शंस होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि वी हैव फंक्शंस। तो फंक्शंस एक दूसरे को डेटा भेजते हैं और वो डेटा मॉडिफाई हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन वन है, फंक्शन वन, ये फंक्शन वन है, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास फंक्शन टू है। मैं जो बोल रहा हूँ उसका एग्जांपल भी आप समझो, ठीक है, समझ से समझ से जा रहा है। ये मेरे पास में फंक्शन टू है, ठीक है, ये दो फंक्शंस हो गए मेरे पास, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? जो डेटा है ना, डेटा इज बीइंग डेटा इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन बिटवीन द फंक्शंस। अब देखो इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं ना, प्रोसीजरल तरीके में मल्टीपल फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शन वन, फंक्शन टू, और बहुत सारे फंक्शंस लिखते हैं। तो सपोज यहाँ पे डेटा है, ये जो डेटा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? डेटा इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन द फंक्शंस, यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस में डेटा जो है वो भेजा जाता है। समझ में आ रहा है? एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा जो है वो भेजा जाता है। इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर x है, ये x यहाँ पे, ठीक है, ये x इज अ डेटा इन द फंक्शन नंबर टू, ये x है। इस x को जब ये जो x है ना ये दूसरे फंक्शन में भेजा जा सकता है, तो x यहाँ पे आ गया। यहाँ पे समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? एक फंक्शन से दूसरे Yes, फंक्शन sir. में जो डेटा है वो भेजा जाता है। तो मेरे एक्स, दूसरे फंक्शन ने वो पहले फंक्शन को डेटा भेज दिया, ये एक्स यहाँ पे आ गया। अब ऑफ कोर्स अगर इस एक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन होता है, इफ एनी ऑपरेशन इफ एनी ऑपरेशन डन ऑन द एक्स, अगर कोई भी ऑपरेशन एक्स के ऊपर किया जाए तो एक्स की वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो जाएगी, एक्स विल बी, बोलो, मॉडिफाइड। यस, ये समझ में आ रही है बात? अगर कोई भी ऑपरेशन एक्स के ऊपर किया जाएगा तो एक्स की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। बात समझ आया? क्योंकि यहाँ पे एक्स था, इस एक्स को हमने दूसरे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में हमने डेटा ट्रांसफर किया, और वो मॉडिफाई भी हो रहा है। दैट मेकिंग सेंस? एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा जा रहा है और वो डेटा मॉडिफाई भी हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अगर कोड में कुछ गलती हो गई, कहीं पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो एरर को फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे कौन से ऑपरेशन ने इस डेटा को क्या कर दिया जिसकी वजह से ये एरर मुझे आ रहा है। बात समझ आ रहा है क्या गाइस? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, समझ में आया मैं जो बोल रहा हाँ हूँ? सर। Yes, sir. देखो मैं आपको एक और बार रिकॉल करता हूँ, ठीक है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड में डेटा जो है ना, डेटा इज शेयर्ड अमॉन्ग द फंक्शंस। डेटा जो है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में शेयर किया जाता है। उसकी रियल कॉपी, उसकी एक ही कॉपी है, उसकी कोई 10 10 कॉपी नहीं है, उसका एक ही कॉपी, एक ओरिजिनल डेटा की कॉपी है।
उसी को वो अलग अलग फंक्शंस में ट्रांसफर करता है। और अलग अलग फंक्शन में ट्रांसफर करेगा, अगर उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन होगा तो क्या वो मॉडिफाई नहीं होगा? एग्जिस्टिंग डेटा मेरा मॉडिफाई हो जाएगा, जो कि नीचे से आएगा, मैंने उसमें कुछ ऐड कर दिया तो वो मॉडिफाई हो गया। समझ में आया? तो डेटा कैन बी मॉडिफाइड, सो इफ एनी ऑपरेशन हैज डन ऑन द डेटा इट विल बी मॉडिफाइड। ये समझ में आया ईश्वरी? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। आस्था, आपको इतना समझ में आ रहा है? पक्का बताओ, नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलो, हाँ, बोलना है नहीं Yes, समझ sir. में आया तो। ठीक है, तो एक्स विल बी मॉडिफाइड। अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये ऑपरेशन, अब अगर एक्स मॉडिफाई हो जाता है तो इससे क्या होगा, तो फ्यूचर में अगर मुझे कुछ एरर्स आ गए बिकॉज ऑफ एनी ऑपरेशन, मींस इफ एनी, यहाँ पे ध्यान देना सारे पॉइंट्स, इफ एनी ऑपरेशन ऑपरेशन डन 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 ऑन द एक्स it will be very very difficult to find out. Okay, it will be very difficult to find out. It occurs, okay, it occurs, okay, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, it occurs because of which modification, देखो अब ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाता भी हूँ। देखो, अगर किसी x की वैल्यू किसी कोई भी फंक्शन किसी एक कोई भी फंक्शन किसी और फंक्शन से आए हुए डेटा को अगर मॉडिफाई कर देता है, और अगर उससे कुछ इशू आ जाता है, उससे कुछ एरर जनरेट होता है, विच इज पॉइंट नंबर 3। इफ एनी ऑपरेशन डन ऑन द एक्स इट विल, इफ ये मेरा इफ है, ओके, इफ, ओके, इफ, नो सॉरी इट्स नॉट इफ, मैं मेरा इफ और इट में ना कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओके, तो मैं इसको सिंपल और अच्छे से मिटा के, क्योंकि ये आपको रेफर करना पड़ेगा है ना, तो इट विल बी वेरी गुड कि अगर ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए। हाँ ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन किसी और फंक्शन से आए हुए डेटा को मॉडिफाई कर देता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इफ एनी ऑपरेशन डन ऑन द एक्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इफ it will be very difficult to find out, okay, it will be very difficult to find out the errors occur, okay, error नहीं लिखा है मैंने, it will be very difficult to find out the error occur, या मैंने error नहीं लिखा, या find out the error, okay, error occur because of, find out, यहाँ पे error चाहिए। सॉरी गाइस, मैं कभी कभी लिखने में गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आपको फॉलो करना है तो आई रियली वांट कि मैं अच्छे से सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूँ। एरर, ठीक है, ओके, देखो, if any modification done on the x it will be very difficult to find out the error occurs because of which modification। बात समझ में आ रहा है? it will be very, if any operation done on the x it will be very difficult to find out error जो कि आ रहा है, ओके, एरर ऑकर्स जो कि आ रहा है बिकॉज ऑफ विच मॉडिफिकेशन। समझ में आ रहा है? कौन से फंक्शन के मॉडिफिकेशन करने के बाद भी मुझे ये एरर आ रहा है, ये फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। समझ में आ रही है बात? यस गाइस? हाँ हाँ, यस गाइस, ईश्वरी, तन्वी, आस्था, हाँ, आस्था, पक्का बताओ, ईश्वरी पक्का यहाँ तक Yes, समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है इस yes, sir. ठीक है, चलो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, जो कि प्रोसीजर में फॉलो होता है, कि जो डेटा है ना वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाता है, ठीक है। अब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जा रहा है तो वो उस डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो अगर मॉडिफाई करेगा तो क्या हो सकता है, अगर उस मॉडिफिकेशन से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, इफ एनी प्रॉब्लम इज हैपनिंग और एरर आई एम गेटिंग बिकॉज ऑफ दैट मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, तो वो
किस मॉडिफिकेशन से आया है वो मुझे पता करना बहुत इजी होगा, सॉरी बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जो वो डेटा है वो एक ही फंक्शंस को पास नहीं किया जाता, वो बहुत सारे फंक्शंस को पास किया जाता है। अगर समझो 100 फंक्शंस को पास किया जा रहा है सेम डेटा, तो कैसे होगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड में आती है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड में हम कोड को रीयूज नहीं कर सकते। ओके, नो रीयूजेबिलिटी। ओके, नो रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। ओके, अब ये मैंने क्यों बोला नो रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड? ओके, क्योंकि ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, और क्लास ही नहीं है तो इनहेरिटेंस क्या से आएगा? फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट इनहेरिटेंस से जो चीजें हम करते हैं वो हम फंक्शन से नहीं कर सकते। ओके, तो इन द सिंपल, अगर मैं आपको ये चार अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई, उसको अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ इन द लास्ट, तो पॉप के बारे में अगर आपको लास्ट में अगर हम समरी करें, तो पॉप क्या होती है? एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का। ठीक है, इट इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग पैटर्न बोल सकते हो। ओके, पॉप सबसे पहले क्या होता है? द प्रोग्राम, ओके सॉरी, हाँ, सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होता है हमारा, एग्जीक्यूट्स, ओके, एग्जीक्यूट्स फ्रॉम, एग्जीक्यूट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ में आ रहा है ईश्वरी? सिक्वेंशियल, यस, हाँ। हाँ सर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट होता है डेटा इज ग्लोबली अवेलेबल, जो कि जो भी डेटा प्रेजेंट होता है फंक्शंस के अंदर, द डेटा प्रेजेंट प्रेजेंट इन द डेटा प्रेजेंट इन फंक्शंस, एफएन का मतलब फंक्शन, ओके, इज ग्लोबली अवेलेबल, इज ग्लोबली अवेलेबल, यानी कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अगर ग्लोबली अवेलेबल है तो ये वेरी बहुत बुरी बुरी सिक्योरिटी है, अगर ग्लोबल अवेलेबल है वो। ओके, वेरी बैड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत बुरी है इसकी। ठीक है, ग्लोबली अवेलेबल है तो सिक्योरिटी बहुत ही बुरी है। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो कि हमने बताया, ओके, फंक्शंस, एफएन का मतलब फंक्शन। ओके गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ तो कि हो जाता है कभी कभी समझ नहीं आता ना। एफएन जो फंक्शन होता है, फंक्शन शेयर्ड द डेटा, द डेटा अमॉन्ग दे सेल्फ, अमॉन्ग, ओके, अमॉन्ग का मतलब यू नो ना गाइस व्हाट इज बाय अमॉन्ग? द फंक्शन शेयर डेटा अमॉन्ग द फंक्शंस। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट, डेटा कैन बी मॉडिफाइड टू। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया? ये सारी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम तरीके को इलेबरेट करती है, क्या होता है, किस तरह से हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले कोड तो हम सारे फंक्शंस लिखते हैं, एक के नीचे फंक्शंस लिखते हैं। उसके बाद में उस फंक्शंस के अंदर जो डेटा होगा, उस डेटा की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आप किसी भी फंक्शंस का डेटा कहीं पे भी भेज दो, कहीं पे भी यूज कर लो, दैट इज वेरी बैड थिंग। तीसरा, अ, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डेटा भेज सकता है, वो डेटा मॉडिफाई हो सकता है, तो ये बहुत बुरी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी हमें दिखता है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो होती है। ये समझ में आया आपको? यस गाइस, ईश्वरी, तन्वी, आस्था, ये समझ आया? यस सर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है गाइस? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? बोलो बोलो, यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया? एनीथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ, प्लीज बताइए। कुछ भी नहीं समझ में आया? बोलो बोलो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, बोलो ईश्वरी। ओके ओके। कुछ नहीं हाँ, सर, हो गया। क्या हो गया? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर मुझे वो पीओपी का फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा था, इसलिए अभी याद आ गया। याद आ गया ना? पीओपी का मतलब क्या होता है? फिर अपना वो नहीं है, अपने घर पीओपी करते वो वाले पीओपी नहीं है, हाँ ये। प्रोग्राम ओरिएंटेड। हाँ, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है ना,
प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग तरीका है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके तन्वी, आपको कुछ प्रॉब्लम है, बोलो नो सर। बोलो बोलो, आप डरते हो क्या मेरे से पूछने के लिए? डू यू अफ्रेड मी? नो सर। अच्छा अच्छा, समझ में आए प्रोग्रामिंग, पीओपी तरीके से प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, हाँ सर समझा। ठीक है। अब ये इसमें बहुत बुरी चीजें हैं, ये क्या है, ये बहुत बुरी चीजें हैं जो कि इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाद में आई, इट हैज केम आफ्टर, है ना, यानी बाद में, बिफोर। ओके देखो, सबसे पहले कौन सी आई थी हमारे पास में, आई थी प्रोसीजर ओरिएंटेड, फिर आई थी हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आती है हमारे पास में उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको उप्स बोलते हैं, अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, ठीक है। चलो उप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो उप्स जब इंट्रोड्यूस किया गया था ना, इट इज अगेन अ प्रोग्रामिंग पैटर्न गाइस, इट इज अ वे ऑफ राइटिंग अ कोड, प्रोग्रामिंग तरीका लिख सकते हो या बोल सकते हैं हम, एक पैटर्न है जो कि फॉलो करते हैं, एक स्ट्रक्चर जो है हम फॉलो करते हैं टू राइट अ कोड। ओके, तो प्रोग्रामिंग, जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक एक टर्म आता है ऑब्जेक्ट, आपको पता है ऑब्जेक्ट नाम, एक नाम आता है, पता है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मतलब आई होप यू नो, ऑब्जेक्ट आता है, यू नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, यानी इन द सिंपल टर्म ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या कैन वी से एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, यस सर। है ना, ईश्वरी तन्वी बोल सकते हैं ऐसे, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, in the simple object oriented programming language क्यों लाएगी, why they have came, because object oriented programming language हमें कोई भी प्रॉब्लम को रियल लाइफ लिंक करके सॉल्व करने के लिए यूज होती है। बट अगर अभी अभी मुझे ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, अभी मुझे मेंबर डेटा मेंबर्स नहीं पता होगा, मेंबर फंक्शन नहीं पता होगा, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ के तरीके से अप्रोच कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। वी कैन अप्रोच द प्रॉब्लम बाय टेकिंग अ रियल लाइफ, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस तरह से हो सकती है, वी कैन रिलेट टू रियलिटी इन द रियल लाइफ। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या क्या चीजें लाएगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो अप्रोच होता है ना, अप्रोच, ओके, तो टॉप टू बॉटम हमने देखा ना कि प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, टॉप टू बॉटम कोड एग्जीक्यूट होता है वन बाय वन, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, लाइन नंबर तीन, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोसीजरल सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अप्रोच कैसा होता है, हाँ सॉरी गाइस, प्रोसीजरल ओरिएंटेड के अंदर अप्रोच कैसे होता है, कोड का एग्जीक्यूशन करने का अप्रोच कैसे होता है, वो होता है बॉटम से अप, क्या होता है बॉटम टू अप, समझ आया? यस गाइस, बस समझ में आ रहा है क्या होता है बॉटम टू अप, ये बात समझ में आई? हम्म, प्रोग्रामिंग का तरीका क्या होता है, कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है बॉटम टू अप, क्योंकि आपको पता है हमारे पास में मेन फंक्शन होता है, यू नो, हमारे पास में मेन फंक्शंस होते हैं, हाँ, है कि नहीं, वी हैव अ मेन फंक्शन, तो जिनके ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे वो जंप होकर एग्जीक्यूट होते हैं, वो कुछ पहले से सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट नहीं होते, बट ओके, ये जो पॉइंट है मैं अप्रोच वाला जो है ना, जब हम कोड करेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसका अप्रोच बॉटम अप कैसे है, हाउ इट इज अ बॉटम अप अप्रोच। तो सबसे पहले हमें हमें समझ लेना है कि ओके, इसके अंदर अप्रोच जो होता है वो बॉटम अप होता है, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया? हाँ, यस सर। ठीक है। तो उप्स के अंदर क्या करते हैं, उप्स के अंदर हम अपनी एक एंटिटीज बनाते हैं, यानी हम कोड तो लिखते हैं बट उस कोड को एज अ एंटिटी डिक्लेयर करते हैं, एज अ एंटिटी की तरह लाइक इमेजिन करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, ओके, जो हमारा कोड होता है ना, जो हमारा कोड होता है ना, उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, हमारा जो कोड होता है ना, कोड, उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज आई हैव अ कार, ठीक है, ठीक है, कार समझ में आया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें कवर होगी, ठीक है, कि क्लासेस ऑब्जेक्ट क्या होती है, सारी चीजें कवर होगी इसके अंदर, बट ओके,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम एवरी सारे के सारे कोड को, सारा का सारा जो हमारा कोड होता है ना, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रीट, ओके, क्या करते हैं? सारे कोड को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब देखो, एक कार है, क्या मैं बोल सकता हूँ कार एक ऑब्जेक्ट है? बोलो बोलो, क्या कार एक ऑब्जेक्ट है? हाँ सर। ईश्वरी, आस्था, कार एक ऑब्जेक्ट है? यस सर। कार कहाँ से आई होगी? कार कहाँ से आई? फ्रॉम वेयर कार हैज कम? कहाँ से आई कार? फैक्ट्री से आई होगी, बराबर है? फैक्ट्री से आई ना कार? यस ईश्वरी, आस्था, हाँ सर। कार तो यस सर। फैक्ट्री से। कार जो है वो ऐसी दिखनी चाहिए, वो किसने बताया? यानी कार का जो डिजाइन है, ये ऐसी दिखनी चाहिए, वो किसने बताया कि कार ऐसी दिखेगी? तो कार बनने कार से जिसने बनाई उसने। हाँ, तो कार बनाई जिसने बनाई उसने, वो उसका स्ट्रक्चर बनाया, यानी कार बनने से पहले क्या बना था हमारे पास में? कार का ब्लूप्रिंट बना था, बराबर है ना? ब्लूप्रिंट होता है कार के अंदर। यस सर। कार का ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? उसका डिजाइन। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनता है, उस ब्लूप्रिंट से हम कार बनाते हैं। अब कार क्या एक ही कार बनेगी? कितनी, बहुत सारी कार बन सकती है, 1000, 2000, 10,000, लाख, कितनी भी कार हो सकती है ना। एक ही ब्लूप्रिंट से हम कितने भी कार्स बना सकते हैं। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, हम इन द सिंपल टर्म, अभी आपको यहाँ पे ये जो ये मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब नहीं समझना है, या अभी आपको ओवरवेल्म हो जाएगा, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी आप देख सकते हैं। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट गाइस इन आवर वर्ल्ड। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर हम अपने कोड को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसका, हम इसको आगे देखेंगे हाउ वी विल डू दैट। फॉर नाउ आई विल नॉट गो इनटू दैट थिंग, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर जाएंगे। हम कोड को एक एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अवर ओन ऑब्जेक्ट्स इन द कोड, सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, वी विल सॉल्व अवर प्रॉब्लम रियल लाइफ। हम ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, हमें जो जो फीचर्स उसके अंदर ऐड करना है, जो जो कोड उस ऑब्जेक्ट को और एक्सपांड या स्केल करने के लिए लगेगा, नए फीचर ऐड करने के लिए लगेगा, वो सारी चीजें हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। कोड को हम एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। इसके वजह से हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच जो है वो चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम ट्रेडिशनल वन टू गोइंग इनटू अ रियल लाइफ। मे बी आई हैव अ कार, सो कार के अंदर मुझे अगर कुछ नई चीजें ऐड करना है, तो आई विल हैव इन माय माइंड कि मुझे कार का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर फिर क्या क्या चीजें होगी, वो चीजें मुझे ऐड करना है। रियल लाइफ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये पहला। अब ये तो कोई कुछ चीजें इसमें नहीं समझेगी, जैसे टॉप बॉटम टू अप अप्रोच क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो हम ये थियरी देख रहे हैं। जब करेंगे तो दैट विल मेक मोर डिफरेंस, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच होती है, कोड को हम एज अ रियल ऑब्जेक्ट की तरह या एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसमें सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, तीसरा पॉइंट है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। क्या होती है? हाई सिक्योरिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, आई हैव अ फंक्शन, सो फंक्शन वन, ठीक है, आई हैव दिस फंक्शन वन, इसके अंदर कुछ डेटा है, लेट्स से एक्स, इसके अंदर बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। और मेरे पास फंक्शन टू है, फंक्शन टू, ओके, ये मेरे पास फंक्शन हो गए। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं इस x को, ये जो x है ना, इस x को अगर मैं यहाँ यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करूंगा, यहाँ पे फंक्शन टू के अंदर, अगर ऊपर वाले x को, जो कि दूसरे फंक्शन की प्रॉपर्टी है, देखो, जो जिसके पास है वो उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर ईश्वरी शी हैज हर ओन फोन, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि वो उसके ब्लॉक के अंदर आती है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। उस तरह से जैसे फंक्शन वन है, उसके अंदर क्या है? एक्स है, तो एक्स किसकी प्रॉपर्टी है? वो एक्स प्रॉपर्टी है अपने वन फंक्शन की, ठीक है। उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, इस डेटा को अगर हम यहाँ पे दूसरे फंक्शन में एक्सेस करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एरर। क्या मिल जाएगा? एरर। सो यू कैनॉट एक्सेस एनी डेटा विच इज प्रेजेंट इन वन फंक्शन इनटू अदर फंक्शन। डायरेक्टली कोई भी डेटा हम इससे एक्सेस नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है गाइस? हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल जायज नहीं है इसके अंदर, ये प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए जावा या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बोला कि अब डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, यानी आप किसी भी फंक्शन से किसी का भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
यानी सिक्योरिटी जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो हायर है। ये बात समझ में आया, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान दिया, तो दे हैव अ हाई सिक्योरिटी। इतना समझ में आया? ओके। वन फंक्शन, वन फंक्शन कैनॉट एक्सेस, ओके, और मॉडिफाई द डेटा ऑफ अदर fn का मतलब फंक्शन है, अदर फंक्शन, okay, that is not possible, means one function cannot access or modify the data of other functions। एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शंस का डेटा एक्सेस भी नहीं कर सकता, और मॉडिफाई तो छोड़ दो, ये भी चीज इसके अंदर नहीं कर सकते। ये बात समझ में आया है? इतना जो बात क्लियर हो रही है? हाँ, यस गाइस, इतनी बात क्लियर हो रही है? ये बात समझ में आया? यस सर। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में तरीके। अब देखो, हम प्रोग्रामिंग की प्रिंसिपल्स को मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्योंकि अभी वो एकदम माइंड उड़ा देगा आपको। प्रिंसिपल क्या होते हैं वो आपको और कंफ्यूज करेंगे। बस देखोगे क्या क्या किस तरह से अप्रोच होती है इनकी प्रोग्रामिंग लिखने की, प्रोग्रामिंग करने की क्या अप्रोच होती है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में डेटा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जो चौथा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो करते हैं, इनके अंदर हमारा जो कोड है ना, वो कोड है ना, ओके, कोड जो होता है ना हमारा, वो मॉड्यूलर। ओके, चौथा पॉइंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉड्यूलर कोड करते हैं। मॉड्यूलर कोड करते हैं, क्या करते हैं, कोड जो है वो हमारा मॉड्यूलर होता है, यानी मॉड्यूलरिटी हम लाते हैं। मॉड्यूलर कोड को हम मॉड्यूलरिटी भी लिख सकते हैं। आई विल जस्ट रिमूव दिस, आई विल राइट मॉड्यूल, ओके। एक मिनट, हाँ, ओके। कोड के अंदर हम क्या लाते हैं, मॉड्यूलरिटी लाते हैं। अब मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने कोड को अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ओके, मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ओके, जस्ट मॉड्यूलर का मतलब होता है डिवाइड द कोड, डिवाइड द कोड, ओके, कोड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल क्या होता है, वी विल आल्सो सी द मॉड्यूल। मॉड्यूलरिटी का क्या मतलब होता है, इन विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलरिटी हम अपना कोड जो है ना वो डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने का मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या हो गया, सी, so for every type of data in real life as well, for every type of data we have a different places where we store that, right? Suppose we have a clothes, okay, of course we have a books, so it is all the data, right? Books have, we have, then we have our shoes, we have shoes, right? ओके, सो हमारे पास में क्लोथ्स है, बुक्स है और शूज है, ठीक है, और भी अदर अदर टाइप का डेटा हमारे पास में हो गया। क्या हम इन सारे डेटा को एक ही ब्लॉक के अंदर स्टोर कर लेते हैं, यानी बुक्स भी वहीं पे स्टोर कर रखी है, शूज भी उसी ब्लॉक में है, क्लोथ्स भी वहीं पे है, और भी बाकी की चीजें भी आपने वहीं पे डाल रखी है, तो क्या है, सारी चीजों को हम एक ही स्पेस में पुश कर देते हैं गाइस। हाँ, यानी क्लोथ्स भी आपने उसी उसी उसमें डाल दिए, आपकी बुक्स भी उसी में रख दिए, ये जो शूज है उस वो भी उसी में रख दिए, बाकी और कुछ चीजें आपको वो भी आपने उसी में डाल दी। ऐसे नहीं करते ना? what do you do, for each separate, each particular thing you have your own space, यानी आपने जो क्लोथ्स है, क्लोथ्स के लिए आप एक अलग स्पेस बनाते हो, यू हैव दिस स्पेस, डिफरेंट स्पेस फॉर द क्लोथ, जिसके अंदर आप ओनली क्लोथ स्टोर करोगे, समझ आया? बुक्स के लिए आपका अलग होता है कि जिसके अंदर आप ओनली बुक्स रखोगे। शूज है तो शूज के लिए आपका अलग होता है जिसके अंदर आप अपने शूज रखोगे। बात समझ आ रहा है? यानी आप हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए अलग अलग जगह अलॉट कर देते हो कि इसके अंदर ओनली क्लोथ्स ही रहेंगे, इसके अंदर मेरे पास बुक्स नहीं दिखने चाहिए। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? यस गाइस, सो यू अलॉट अ डिफरेंट स्पेस फॉर योर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। ये बात समझ में आ रहा है? हम अपने कोड को मॉड्यूलर मॉड्यूलर में डिवाइड करते हैं। मॉड्यूलर यानी अलग अलग स्पेस में डिवाइड करते हैं।
कि इस स्पेस में मैं मेरा क्लोथ रखूंगा, इस स्पेस में मेरा शूज रखूंगा, इस स्पेस में मेरे बुक्स रखेंगे। तो इससे क्या हो जाती है, चीजें ऑर्गेनाइज होती है। समझ में आ रहा है गाइस? चीजें क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये बात क्लियर हो रही है क्या? ईश्वरी, तन्वी, यस आस्था, सर। ये चीजें समझ आ रहा है? हम अपने कोड को मॉड्यूलर मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। अब ये डिवाइड अवर कोड इनटू द मॉड्यूल, इसका मतलब क्या है, हम इस टाइप ऑफ डेटा के लिए एक सेपरेट सेपरेट स्पेस बनाते हैं। ओके। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा कोड मोर ऑर्गेनाइज होता है। अब ऑर्गेनाइज से क्या हो जाएगा, जैसे अगर आपको आपने ये तीनों चीजें, जैसे समझो ये तीनों चीजें आपने एक ही इसके अंदर डाल दी, सारी चीजें आपने एक ही इसके अंदर डाल दी, ठीक है, एक ही इसके अंदर दी, ये मॉड्यूलर नहीं है, ये मॉड्यूलर नहीं है ये, क्योंकि आपने एक ही इसमें सारा चीजें मिक्स कर दिया। अगर आप इस तरह से कोड करते हो जिसमें आप मॉड्यूलरिटी नहीं यूज करते, तो क्या होगा, अब देखो आपके अंदर इसमें बहुत सारा डेटा है, अलग अलग टाइप का डेटा एक ही जगह पे आपने स्टोर कर रखा है। ओके, अलग अलग टाइप का डेटा आपने एक ही जगह पे स्टोर कर रखा है, तो इसमें चीज क्या होगी, अब इसमें से अगर आपको पर्टिकुलर चीज निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट पर्टिकुलर थिंग। यानी अगर आपको इस ये पूरा आपने मिक्स कर दिया, इसमें से अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज निकालना है, मे बी आपका असाइनमेंट बुक है, इसमें से निकालना है, तो कितना सारा आपको पूरा क्लीन करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतने में से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कौन सा कहाँ पे रखा है, बहुत मेस हो रखा है इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग चीजें आपने एक ही इसमें स्टोर करी, तो आपको पूरा पहले सेपरेट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से चीजें फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ऑर्गेनाइज होगा तो आप डायरेक्टली जाके उसको निकाल सकते हो, आपको पता है कि मेरे बुक्स यहाँ पे रखे हैं, आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। बट नॉन मॉड्यूलर कोड में कोड ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसमें अगर आपको एरर्स आ रहे हैं तो एरर को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, कहाँ पे एरर आ रहा है वो चीज़ें निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए हम हमारा कोड जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मॉड्यूलर में डिवाइड करते हैं। पहला क्या बताया मैंने, कि हम अपना कोड का अप्रोच बॉटम टू अप होता है, यह भी नहीं समझ में आएगा, कोड करेंगे तो समझेंगे। हर एक कोड को हम अपने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट यानी जो कि है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो हम एक ऑब्जेक्ट को माइंड में रख के कोड लिखते हैं। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो हम उसको उस ऑब्जेक्ट को रेफर में कर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा कोड लिखते हैं। बहुत ईजी होता है ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोड लिखना। कोड की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। जैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। हम हमारा कोड जो है वो मॉड्यूलरिटी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर में डिवाइड करते हैं, हमारा कोड जो है वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा कोड ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? ठीक है guys? तो अभी अभी के लिए मैं चार ही पॉइंट आपके सामने रखूंगा। तो ये जो मैंने बताया ना, ये सिक्योरिटी होती है, और एक चीज, इसमें रीयूजेबिलिटी बहुत होती है, इसके अंदर जो है ना, रीयूजेबिलिटी होती है। ओके। अब ये रीयूजेबिलिटी कैसे करते हैं, फंक्शन से तो रीयूज कर सकते हैं, दूसरा होता है हमारे पास में इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस हमने पढ़ा नहीं है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इनहेरिटेंस क्या होता है वो भी बात समझ में आएगी। तो हम इसमें ब्लॉक को रीयूज कर सकते हैं, जो कि हम अपने प्रोसीजर ओरिएंटेड में नहीं कर सकते। फंक्शन फंक्शन को रीयूज करना अलग बात है, बट इनहेरिटेंस से जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम जब आगे जाएगी तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारी जो चीजें हमने अभी अभी तक डिस्कस की ना, ये जो सारी चीजें ऊपर हमने डिस्कस की है ना, ऑल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड अबव, कि ये करता है, वो होता है, वो होता है, इसमें ऐसे होता है, वैसे होता है, ये किस तरह से होता है, इन द टू टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट ओके, टू इम्प्लीमेंट ऑल द अबव मेंशन, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट ऑल द अबव मेंशन, यानी ऊपर में सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है उसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, ओके, सो वी हैव अ 4 प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसके प्रिंसिपल्स। ओके, वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। ओके, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बोला आपको ये ऊपर ऊपर जो सारी चीजें बताई हमने वो इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से करते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स हमें सीखना पड़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम क्या सीखते हैं गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल सीखते हैं। क्लासेस ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, सिक्योरिटी कैसे बनानी है, मॉड्यूलराइज कैसे करना है, रियूजेबिलिटी कैसे करना है, ये सारी चीजें जो करना है ना, उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो व्हाट आर द दोस प्रिंसिपल्स व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन द फर्दर लेक्चर। ओके,
ओके, तो सबसे पहले होता है हमारे पास में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो हम ये वाला देखेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल उन्होंने बता दिया। उसके बाद में उन्होंने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये भी सीखो, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक न्यू फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बोलता है, वो सीखो। ये पॉलीमॉर्फिज्म दूसरा प्रिंसिपल हो गया। तीसरा प्रिंसिपल होता है इनहेरिटेंस। बोलता है इनहेरिटेंस सीखो, क्योंकि रीयूज करना है कोड आपको, तो इनहेरिटेंस सीखना है। फिर बोलता है कि वो इनकैप्सुलेशन सीखो, क्योंकि इनकैप्सुलेशन से आप अपना जो डेटा की सिक्योरिटी है वो बढ़ा सकते हो, तो इनकैप्सुलेशन सीखो। उसके बाद में बोलता है कि एब्स्ट्रैक्शन सीखो। एब्स्ट्रैक्शन से हम अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन सीख लो। तो ये सारे प्रिंसिपल्स है जो कि गिवन है बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लासेस ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये सारे प्रिंसिपल्स को मिलके हम अपनी सारी जो चीजें ऊपर हमने मेंशन की उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। बात समझ आया गाइस? ये सारी चीजों को यूज करके हम अपना जो एजेंडा है टू इम्प्लीमेंट ऑल द अबव मेंशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अबव, उन सारों को कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमें ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़ना पड़ेगा। बात क्लियर हो रहा है? यस गाइस? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बोलिए बोलिए, बात समझ आ रहा है? ईश्वरी, आस्था, तन्वी। यस सर। Yes, sir. ओके। यस। ऊपर में जो जो चीजें हमने बताई कि सिक्योरिटी होती है, मॉडलर में कन्वर्ट करते हैं और डेटा एक्सेस नहीं कर सकते उसको, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें जो जो हमने दिखी है, उसको करने के लिए हम अपना कोड जो है वो अपना जो लर्निंग है वो अभी लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के ऊपर सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल सीखेंगे कल, विच इज क्लासेस ऑब्जेक्ट। तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे हमारा क्लासेस ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाता है। ओके, जर्नी, सॉरी गैस, ठंडी की वजह से ना लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, जर्नी टू उप्स। ओके, यहाँ पे हमारा उप्स का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी जर्नी होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने अच्छे से सीख रहे हैं, कितना कितना एंजॉय करते करते हम चीज़ों को एकदम रियल लाइफ आपको पूरा विजुअलाइज होगा कि अच्छा चीज़ें ऐसी भी होती है, ऐसे कर सकते हैं। वाह, विल सी ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ से हमारा जर्नी टू द उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होता है। एंड मे बी, आई डोंट नो गाइज, बट मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि 15 से 20 दिन में हमारा ये जर्नी जो है वो खत्म हो रहा होगा। ओके, अब इसके साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो संडे के संडे हमें प्रैक्टिस भी करना है। ओके, बस 15 से 20 दिन में हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, यानी कंप्लीट कर लेंगे। मे बी मैं कभी भी ये टाइमलाइन को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं बस अजम्पशन लगा सकता हूँ। मे बी ये 30 दिन के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी करना है। इन बिटवीन ये जो है ना, ये ऊपर के जो टॉपिक्स दिए रखे हैं हमने, इन बिटवीन भी छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे। इन बिटवीन भी हमें छोटे छोटे टॉपिक्स देखते रहना है, तो उनको भी टाइम लगेगा, है ना? ओके, तो अब यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जर्नी स्टार्ट करेंगे। आपको इतना जरूर करना है कि हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, तो आपने उस क्वेश्चन को तभी के तभी लगा लेना है, बिकॉज फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, तो उससे फिर आपके पीछे की जो काम है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। समझ आ रहा है? तो आपको जैसे ही हमारा क्लास हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो कोड का बढ़ेगा कि अच्छा आप कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। समझ आ रहा है ईश्वरी?